An average student with a proper plan can defeat a talented person. I repeat, an average student with proper planning can beat a talented person. But a talented person with no planning can defeat the race. So hello everyone, my name is Ayusha and I am a first year MBBS student at All India Institute of Medical Science ऋषिकेश, that is in ऋषिकेश. So तुम्हें पता है कि अभी नीट के लिए जो ऑन एन एवरेज 2 महीने बचे हैं, विच इज अप्रोक्सीमेटली 60 to 70 days अभी नीट के लिए बचे हुए हैं. और इस समय तुम्हारी क्या प्रॉपर स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए, क्या प्लानिंग रहनी चाहिए, सो दैट जितने भी तुम्हारे स्कोर आ रहे हैं तुम अपने स्कोर को अराउंड 600 प्लस और 650 प्लस तुम आराम से स्कोर कर सको. तो देखो, पहली बात तो ये कि इस टाइम अभी फेब का महीना चल रहा है, तो इस समय मेरी क्या कंडीशन थी वो तुम्हें पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. देखो, अभी फेब का महीना है, तो अभी इस टाइम पे मैं अभी भी पार्ट सिलेबस टेस्ट दे रहा था. मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं था और ऑन एन एवरेज मेरे जो अभी नीट में स्कोर थे वो अराउंड 500 से 550 स्कोर थे. ठीक है, जनवरी में अराउंड मेरे 400 थे, इस समय मेरे 550 आने स्टार्ट हो गए थे. ठीक है, तो मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे इन 2 महीने के अंदर अंदर इस 2 महीने के अंदर अंदर मेरा जो मार्क्स थे वो एकदम से बूस्ट हो गए. और मैं स्टार्टिंग में जो मेरे 500 नंबर थे इन फैब में, मेरे आराम से अप्रैल और नीट के एग्जाम तक 705 नंबर आ गए. तो आज मैं तुम्हें इस चीज के ऊपर एक प्रॉपर डिटेल बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्या किया. अभी क्या है, तुम्हें पता है नीट का हर चीज आ चुका है. नीट का फॉर्म निकल चुका है, नीट का सिलेबस तुम्हें पता है कि नीट का एग्जाम किस तरह से होना है, कितने क्वेश्चन आने हैं, 200 क्वेश्चन आने हैं, 180 क्वेश्चन आने हैं, 3 घंटे 20 मिनट रहने. तुम्हें सब इस चीज के बारे में नॉलेज है. अभी क्या है कि अभी सब बच्चों को एड्रेनलिन रश हो रखा होगा. द रीजन इज अभी बच्चों को सब कुछ पता है कि भाई क्या क्या होना है नीट के ऊपर. ठीक है, उनको ये भी पता है कि उन्हें कब पेपर देना, और साथ में इस समय बच्चों के ऊपर पीयर प्रेशर होगा, फैमिली प्रेशर होगा, साथ ही साथ वो देखेंगे आसपास के जितने भी बंदे हैं वो अच्छा खासा टाइम दे रहे हैं नीट क्लियर या नीट क्रैक करने के लिए. तो हर एक बच्चा जो है वो आराम से 10 आवर्स 12 आवर्स 14 आवर्स की स्टडी कर रहा होगा. तो तुम्हें अब क्या करना है कि इन घंटों को किस तरह से मैक्सिमम एफिशिएंट वे में यूज करना है, सो दैट तुम्हें उन 10 घंटों का या 12 घंटों का तुम्हें एक प्रॉपर अच्छा प्रोडक्टिविटी तुम्हें मिल सके, लाइक गन्ने की रस की तरह से अच्छी तरह तुम निचोड़ सको. तो अब मेरी जितनी भी स्ट्रेटेजी थी लास्ट के 2 महीने में, वो थी प्रॉपर प्लानिंग के साथ. मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया, एन एवरेज स्टूडेंट विद अ प्रॉपर प्लानिंग कैन डिफीट अ टैलेंटेड पर्सन. तो इस समय अगर तुम सोचते हो कि तुम एवरेज बच्चे हो, ठीक है, और तुम्हें ऐसा लगा कि भाई मेरा भी नीट क्रैक नहीं हो सकता, तुम्हें जरूरत है एक छोटी सी एक अच्छे खासे प्लानर की कि तुम्हें ऐसा क्या करना चाहिए. तो मैं तुम्हें ऐसी 3 चीजें बताऊंगा अभी के अभी, जो मैंने इन 2 महीनों के अंदर की थी, विच हेल्प मी टू बूस्ट माई स्कोर. ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. पहली चीज जो मैंने की थी वो थी एनसीईआरटी. दूसरी चीज जो मैंने की थी वो थी रिवीजन. तीसरी चीज विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम बताएंगे लास्ट के वीडियो के लास्ट के अंदर. ठीक है, अब देखो अभी क्या है कि बहुत बच्चे क्या होंगे एनसीईआरटी को इग्नोर कर रहे होंगे. द रीजन इज उन्हें लग रहा होगा कि मेरे नंबर कम आ रहे हैं, लाइक अभी बच्चे ऐसे होंगे जिनके नंबर कम आ रहे हैं, उन्हें लग रहा होगा कि भाई एनसीईआरटी के ये अंदर चीजें है ही नहीं, तो इसको छोड़ते अपने मॉड्यूल की चीजें पढ़ लेते हैं या फिर कुछ ऐसा एक्स्ट्रा पढ़ लेते हैं जो जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हो, उन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, वो ऐसा करेंगे. लेकिन तुम्हें ये गलती नहीं करनी है. अभी ये वो वाला टाइम है जिसमें जो तुम्हारे दोस्त ऐसे होंगे जिनके 600 नंबर आ रहे होंगे, 650 प्लस आ रहे होंगे, वो कह रहे होंगे कि भाई मैंने मॉड्यूल पढ़ी थी और मेरे मॉड्यूल से नंबर आ रहे थे, मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी. ये सबसे बड़ी गलती है. हर एक जो बच्चा होता है जिसके इतने अच्छे नंबर आते हैं वो हमेशा यही कहता है कि भाई मैंने एनसीईआरटी पढ़ी नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर झूठ है. प्रॉपर मतलब झूठ कहता है. हर एक बच्चा जिसके भी इतने नंबर आ रहे हैं वो पक्का एनसीईआरटी ही पढ़ रहा है, बस वो चाहता है कि तुम्हारे नंबर इंक्रीज ना हो, इसलिए वो तुम्हें ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है. दैट इज ऑल अबाउट. ये फ्रेंड्स ग्रुप में बहुत ज्यादा कॉमन होता है कि कोई बंदा आगे ना निकल जाए. ठीक है, अब देखो तुम्हें एनसीईआरटी पढ़नी है. अब व्हाट आर द वेज, क्या प्रॉपर वे होना चाहिए ताकि तुम एनसीईआरटी पढ़ सको. देखो, इस टाइम पे मेरी जो स्ट्रेटेजी रहती थी एनसीईआरटी पढ़ने की वो ये रहती थी कि पहले मेरी स्ट्रेटेजी क्या रहती थी, पहले मैंने एनसीईआरटी पढ़ी फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, पहले एनसीईआरटी फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस. लेकिन अब मैंने लास्ट के मंथ पे इसको जस्ट उल्टा कर दिया था. लाइक मैंने पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस की फिर मैं एनसीईआरटी पे गया. अब क्या इसका बेनिफिट क्या क्या है, देखो अब क्या हो रहा है. जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता था, पहले मेरे स्टार्टिंग के 5 मिनट रहते थे, लाइक कोई भी चैप्टर मैंने उठाया, लाइक मैंने मोर्फोलॉजी वाला चैप्टर उठाया, मैंने 5 मिनट सबसे पहले उसके सारे के सारे पेज पलट लिए, लाइक जो मुझे 5 मिनट के अंदर अंदर टाइमर लगा के 5 मिनट के अंदर अंदर जो मुझे पढ़ना था मैंने सब पढ़ लिया. अब उसके बाद मैंने किया क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट. लाइक पहला क्वेश्चन किया, दूसरा किया, तीसरा किया, चौथा किया, पांचवा किया. मान लो मेरा छठा क्वेश्चन गलत हो गया, लाइक फॉर एग्जांपल छठा क्वेश्चन मेरा गलत हो गया रिलेटेड टू विनेशन के ऊपर. ठीक है, अब मैंने क्या किया, उस विनेशन के ऊपर मान लो मेरा कोई क्वेश्चन गलत हुआ तो मैंने वो क्वेश्चन देखा मेरा गलत हुआ, उसके बाद मैंने खोली एनसीईआरटी खोल के मैंने देखा कि हाँ भाई इसमें विनेशन में क्या क्या लाइन है, क्या क्या दिया हुआ है, क्या क्या एग्जांपल्स है, उसमें कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है और क्यों मैंने वो क्वेश्चन गलत किया. लाइक मैंने एग्जांपल में गलती की, या मुझे पैरेलल विनेशन के बारे में पता नहीं था, रेक्टेंगुलर विनेशन के बारे में पता नहीं था, वो डाइकोट के अंदर था, मोनोकोट के अंदर ये नहीं पता था, वो मैंने देखा. उसके बाद साथ ही साथ जो मेन चीज होती है किसी भी टॉपिक होते है उससे रिलेटेड डायग्राम्स. तो मैंने क्वेश्चन देखा, मैंने एनसीईआरटी खोली, उसमें देखा, उसके बाद मैंने देखा डायग्राम, क्योंकि तुम्हें पता है नीट 2024 के अंदर अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं डायग्राम बेस के ऊपर. तो मैंने क्या करता साथ ही साथ डायग्राम बेस भी देख लेता. दिस इज द फर्स्ट वे दैट आई यूज्ड टू डू एनसीईआरटी. सेम चीज मैं इनऑर्गेनिक के साथ भी करता था और सेम चीज मैं ऑर्गेनिक के साथ भी करता था. ठीक,
फिजिकल का थोड़ा अलग था, तो वो तो मैं आगे बताता हूँ मैं। ठीक है, ये हो गई पहली चीज़, पहला तरीका हो गया एनसीईआरटी पढ़ने का। दूसरा तरीका मेरा जो था एनसीईआरटी को याद करने का, वो था रिटेंशन पावर। रिटेंशन पावर देखो, तुम्हें पता है कि जो नीट का एग्ज़ाम है वो टोटली डिपेंड कर रहा है कि तुम्हें कितनी चीज़ें ऑन द स्पॉट याद रहती है। तुम 1 मिनट के अंदर-अंदर उस क्वेश्चन को पढ़ के अपने दिमाग को रिकॉल करके क्या वो सही टिक कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। और सबसे बेस्ट तरीका है वो चीज़ करने का, वो है रिटेंशन पावर। तुम्हें कितनी ज़्यादा चीज़ें रिटेन रहती है। तो रिटेंशन पावर के लिए मेरी क्या स्ट्रैटेजी रहती थी एनसीईआरटी को पढ़ने की, वो ये रहती थी, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एक चैप्टर खोला, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने खोला एनिमल किंगडम वाला। एनिमल किंगडम वाला मैंने खोला, तो उसमें देखा सबसे पहले टॉपिक क्या-क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने चैप्टर खोला और मैंने देखा पहला टॉपिक है पोरीफेरा, ठीक है? मैंने बुक बंद कर दी। अब मैंने क्या-क्या दिमाग के अंदर रिकॉल किया, लाइक पोरीफेरा के इस फीचर्स क्या-क्या थे, उसके एग्जांपल क्या-क्या, उसमें डायग्राम क्या-क्या थे, उसके साइंटिफिक नेम क्या-क्या है, उसके जो कॉमन नेम है वो क्या-क्या है, ठीक है? वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है, डायब्लास्टिक है, ठीक है? उसमें ऑर्गन ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या-क्या, इन सब चीज़ों को मैं रिकॉल करता था बुक बंद करके। उसके बाद मैंने सारी चीज़ें बोल दी, फिर मैं बुक खोलता था, फिर मैं देखता जो मैंने बोला, क्या वो बिल्कुल मैच हो रही है, ठीक है? और मैं साथ में ये भी देखता था क्या मैंने कोई चीज़ मिस तो नहीं कर दी है, लाइक मिस कर दिया तो फिर उसको मैं स्पेशल अंडरलाइन अंडरलाइन करता था, या फिर मैं सिर्फ स्टार लगा लेता था, या तुम हैशटैग लगा सकते हो, व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू, ठीक है? तो ये मेरी स्ट्रेटजी, जिससे क्या होगा तुम्हें ना याद रहेगा कि भाई एनसीईआरटी के अंदर क्या-क्या दे रखा है और उसके डायग्राम कैसे है, उसके एग्जांपल क्या-क्या है। तो ये थी मेरी रिटेंशन पावर के ऊपर, पूरा का पूरा मैंने ऐसे ही किया था। पूरी की पूरी मैंने 11th-12th की एनसीईआरटी ऐसे ही पढ़ी थी, साथ ही साथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी मैंने ऐसे ही रिमाइंड की थी। यही तरीका था, तभी मेरे बायो और केमिस्ट्री के अंदर 180 आउट ऑफ 180 और 360 आउट ऑफ 360 आ पाए थे। दीज आर द टू वेज दैट आई यूज इन माय लास्ट मंथ टू बूस्ट माय रिटेंशन पावर। ये तरीके थे मेरे पूरा एनसीईआरटी पढ़ने का, ठीक है? तो तुम बायो में ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। सेम चीज़ मैंने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के साथ भी की थी, लेकिन ऑर्गेनिक में मैंने एक छोटी-सी चीज़ मैंने उल्टी-सी की थी। वो ये था कि तुम्हें पता है कि यूजुअली हम अगर मान लो कोई भी ऑर्गेनिक का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, तो हम स्टार्टिंग की चीज़ें बड़ी अच्छी-अच्छी तरह से पढ़ते हैं। फिर लास्ट की जो होती है, लाइक यूजेस हो गया, या फिर उसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, यूजुअली फिजिकल प्रॉपर्टी, वो हम छोड़ देते थे या फिर उसको हम ध्यान ही नहीं देते थे। मतलब ऊपर-ऊपर से पढ़ लिया और हम सोचते थे कि हाँ भाई आ जाएगा तो हम सोल्व कर लेंगे। ये तुम्हें गलती नहीं करनी है। मैं क्या करता था लास्ट मंथ के अंदर, मुझे पता है कि स्टार्टिंग में मेरी जो शुरू का टॉपिक है वो सही है, लास्ट की टॉपिक थोड़ी वीक है। तो अगर मान लो कोई भी चैप्टर मैंने उठाया, लाइक हेलो हेलो एल्कीन्स या हेलो हेरिन्स उठाया मैंने लास्ट से शुरू की तरफ। अब क्या होगा कि लास्ट की जो चीज़ें उस पे ज़्यादा मैं ध्यान दूँगा और जो शुरू की चीज़ें है वो उसमें मैं कम ध्यान दूँगा। तो क्या हुआ, पहले मेरे शुरू की चीज़ें स्ट्रॉन्ग थी, अब मेरे लास्ट की चीज़ें कमज़ोर है। तो इन दोनों को मिला के मेरे क्या हुआ, शुरू का भी अच्छा खासा बन गया और लास्ट का भी अच्छा खासा बन गया। तो क्या हुआ, इसकी वजह से मेरा पूरा का पूरा चैप्टर अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग बन गया था, ठीक है? अब इसके अलावा मैंने एक और चीज़ की थी एनसीईआरटी के अंदर, वो ये थी कि जितने भी जो सोल्ड एग्जाम्पल और साथ ही साथ जितने भी जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गए, उसको मैंने अच्छी तरह से किया था। लाइक उनको मैं प्रॉपर बैठ के सोल्व करता था। लाइक ऐसे नहीं करता था कि हाँ भाई पूरा डिटेल में सोल्व कर रहा हूँ, लेकिन हाँ जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने बुक खोला, उसमें पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, फिर मैं अपने दिमाग में रिमाइंड करता था कि हाँ भाई इसमें क्या क्या हो सकता है। लाइक ऑर्गेनिक में तो यूजुअली यही करता है, फिजिकल केमिस्ट्री का थोड़ा मेरा अलग था, तो मैं आगे बता दूंगा, ठीक है? तो मैं क्या करता था, उसको रिवाइड करता, साथ ही साथ मेरे पास ना वो रहती थी, लाइक तुम्हें पता है कि गूगल पे पूरे एनसीईआरटी के सॉल्यूशन मिल जाते हैं। तो पहले मैं अपने तरीके से करता था, फिर देखते थे गूगल में कैसे दे रखा है। तो तुम वो चीज़ अटेंड कर सकते हो। तुम्हें पता है कि बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो एनसीईआरटी से डायरेक्ट आ जाते हैं, तो वो चीज़ तुम यूज़ कर सकते हो। दैट्स ऑल अबाउट कि एनसीईआरटी को कैसे रीड करनी है। अच्छा हाँ, एक छोटी सी बात, केमिस्ट्री के अंदर तुम्हें समरी भी पढ़नी है। लाइक फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर थोड़ी बात कर लेते हैं। तो देखो फिजिकल केमिस्ट्री की तुम्हें कैसे पढ़नी है। देखो फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे पहले पास तुम्हारे पास प्रॉपर शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। अगर तुम्हारे पास शॉर्ट नोट्स नहीं है, तो मेरे टेलीग्राम चैनल है शीर्षा के नाम से है, उस पे जाके प्रॉपर डिटेल में मैंने अपनी शॉर्ट नोट्स को डाल रखे हैं, उसे तुम यूज़ कर सकते हो। और चाहे अगर तुम्हारे पास है तो वो भी तुम यूज़ कर सकते हो, या फिर अपने किसी फ्रेंड से या फिर कोई भी XYZ कोचिंग के अगर तुम्हारे पास है तो यूज़ कर सकते हो, बट तुम्हें वो समझ आना चाहिए, ठीक है? ठीक है। अब देखो फिजिकल केमिस्ट्री की मेरी क्या टेक्निक रहती थी कि फिजिकल केमिस्ट्री के सबसे पहले क्या करता था मैं ना, सारे के सारे जो मेरे शॉर्ट नोट्स हो गए, लाइक फॉर्मूला शीट्स हो गई या फिर मेरे फॉर्मूला, उसको मैं पहले सबसे पहले रिमाइंड करता था। लाइक उसमें भी मेरा सेम तरीका था, नोटबुक बंद करी और फिर मैंने देखा अपने माइंड के अंदर रिमाइंड किया, हमारे कितने फॉर्मूले थे, क्या-क्या फॉर्मूले हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पे थी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में कौन से थे, काइनेटिक्स में कितने फॉर्मूले हैं, ये सब चीज़ें मैं रिमाइंड करता था। इसके बाद मैं अपने शॉर्ट नोट खोलता था, फिर जाके मैं देखता था कि हाँ भाई, कि सारी चीज़ें मैंने जो मैंने नोट्स में लिखा, वो चीज़ मैंने बोली या नहीं बोली। सेम चीज़ें तुम अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि देखो आँख बंद करके और नोटबुक बंद करके और तुम रिमाइंड करोगे ना, तो तुम्हारी रिटेंशन पावर उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। दिस इज़ द बेस्ट वे टू क्रैक अ एग्ज़ाम। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा नीट के लिए, कोई भी एग्ज़ाम के लिए तुम्हें ये सब करना पड़ेगा, ठीक है? अब फिजिकल केमिस्ट्री में मेरी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की स्ट्रैटेजी ये रहती थी, यूजुअली जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हो गए, उसको मैं पहले पढ़ता था और उसके ना बस मैं
फॉर्मूला लिखता था कि इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज हो सकता है। देखो तुम्हें पता है एनसीईआरटी के अंदर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसके बहुत ज्यादा पॉइंट में होते थे और ऐसे क्वेश्चन यूजुअली नीट में नहीं आते। तो तुम ये ट्राई कर सकते हो कि तुमने ये देखा कि फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, उसकी वैल्यू पुट करके सोल्व मत करना, उसे बस देख लेना कि गूगल से निकाल के कि हाँ भाई तुमने जो चीज किया वो ठीक किया या नहीं किया, फॉर्मूला सही लगाया, उसे पुट इट सही से किया या नहीं किया, तो वो चीज तुम अप्लाई कर सकते हो। या फिर अगर तुम्हें ज्यादा ही मन है तो तुम अप्रोक्सीमेटली आंसर निकाल सकते हो, लाइक पॉइंट वन को हटा दो और जो पूरी वैल्यू है और देख लो कि तुम्हारा आंसर जो है वो लगभग मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। और इवन यू कैन यूज द कैलकुलेटर फॉर पॉइंट वाला क्वेश्चन, जो पॉइंट वाला क्वेश्चन, डेसिमल वाले जो क्वेश्चन होते हैं। तो दिस वाज द स्ट्रेटेजी फॉर बायो एंड केमिस्ट्री। अब फिजिक्स के अंदर मेरी जो यूजुअली जो स्ट्रेटेजी रहती थी वो सेम रहती थी एज फिजिकल केमिस्ट्री। लाइक उसमें मैं क्या करता था कि मैंने जितने भी शॉर्ट नोट्स हैं वो पढ़ लिए, वो पढ़ने के बाद मैं डायरेक्ट पहुंचता था किसके पास, पीवाईक्यू की तरफ। लाइक मेरी यूजुअली लास्ट के टाइम स्ट्रेटेजी मेरी ये रहती थी कि मैंने शॉर्ट नोट्स पढ़ लिए, शॉर्ट नोट्स के बाद मैं चला गया डायरेक्ट पीवाईक्यू के पास। पीवाईक्यू के पास जाने के बाद मैं डायरेक्ट जाता था अपने अपने किसके ऊपर, मिस्टेक नोटबुक के ऊपर, या फिर जो मेरी टेस्ट जो मैंने पहले के दे रखे उसको, तुम्हें पता है मैंने एक प्रॉपर एनालिसिस करता था हर एक पेपर की, तो मुझे चीजें याद रहती थी कि हाँ भाई मैंने कौन से चैप्टर में क्या गलती की थी, कौन से टॉपिक में गलती थी, कौन से फॉर्मूले में गलती की थी। तो वो चीज मेरे को, वो चीज मुझे रिटेन रहती थी क्योंकि इसकी बार बार मैं रिवीजन करता था, जिसके ऊपर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना रखी कि हाउ टू एनालाइज द टेस्ट और हाउ टू अटेम्प्ट द टेस्ट। तो जाके तुम वो वीडियो देख लो सो दैट तुम भी ये चीज कर सको इन लास्ट के 2 महीने में। ठीक है, अब देखो फिजिक्स की बात हो गई, केमिस्ट्री की बात हो गई और एक बायो की बात होगी। अब दूसरी चीज जो हम बात करेंगे वो है रिवीजन स्ट्रैटेजी। देखो रिवीजन स्ट्रैटेजी मैंने तुम्हें एनसीईआरटी के अंदर ही बता, लाइक एनसीईआरटी पोर्शन में बता दिया कि तुम्हें किस तरह से रिवाइज करना है हर एक चीजों को। लाइक रिटेंशन पावर हो गई, तुम्हें किस तरह से एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, किस तरह से फिजिक्स पढ़नी है, केमिस्ट्री पढ़नी है। लेकिन रिवीजन के समय मेरी एक छोटी सी जो प्रॉपर प्लानिंग रहती थी वो थी कि अब मैं रिवीजन जो होता था ना वो मैं चीजें करता था बाई डूइंग द क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस से या फिर टेस्टिंग से, लाइक टेस्ट देके नहीं, सॉरी, जो मैंने टेस्ट में जो गलती की है उससे मैं करता था। लाइक तुम्हें पता है कि मेरे पास एक प्रॉपर मिस्टेक नोटबुक थी, उसी चीजों को मैं बार बार रिवाइज करता था ताकि मुझे पता चल सके कि भाई मैंने कौन सी गलती की है, क्या मैं उसको रिपीट तो नहीं कर रहा हूँ, और अगर मैं रिपीट कर रहा हूँ तो क्यों मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो मेरी प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी रहती थी। साथ में रिविजन में मैं एक छोटी सी चीज और करता था, वो था पीवाईक्यू। देखो किसी भी चैप्टर को रिवाइज करने का बेस्ट तरीका यही रहता था मेरा कि मैं क्या करूं, जितने ज्यादा हो सके उसके उतने ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूं। क्योंकि देखो लास्ट नीट के एग्जाम में तुम्हें लास्ट में करना क्या है, क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करनी है। तुमने कितने बार भी एनसीईआरटी पढ़ी हो, कितने बार भी उसको रिवाइज किया हो, कितने तुमने क्वेश्चन लगाए हो, डजेंट मैटर। मैटर ये करता है क्या तुम नीट के एग्जाम में उस प्रेशर वाले कंडीशन में क्या तुम उस क्वेश्चन को पढ़ के, 4 ऑप्शन को देख के क्या सही कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये मैटर कर रहा है। अगर तुम वो कर पा रहे हो डेफिनेटली यू विल गेट 4 नंबर्स। अगर तुम वो नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें या फिर तुम्हारे 4 नंबर कट जाएंगे या फिर तुम्हारे 5 नंबर कट जाएंगे। ठीक है, तो रिवीजन की मेरी यूजुअली स्ट्रेटेजी ये रहती थी, लाइक कि वही एनसीईआरटी को पढ़ने से पहले मैं बुक पढ़ता था, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था, उसके बाद फिर बुक पे जाता था, फिर रिटेंशन पावर वाली होती थी, मेरी मिस्टेक नोटबुक हो गई, मिस्टेक नोटबुक के बाद मेरी जो पीवाईक्यू हो गए वो हो गए, या मेरे जो टेस्ट हो गए वो हो गए। This is all about how I used to do revision for any में से ना बहुत बच्चे मुझे कहते हैं कि भैया हमें ना कुछ बता दो पीवाईक्यू करने के लिए। लाइक तुम्हें पता है कि पीवाईक्यू करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो पीवाईक्यू करने का फायदा ये है कि एक तो तुम्हें ट्रेंड पता चल जाएगा कि क्वेश्चन के ट्रेंड क्या चल रहा है, साथ में कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से है, साथ ही साथ तुम्हें ये भी पता चलेगा कि भाई कौन से क्वेश्चन के आने की ज्यादा चांसेस है। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरा एक चैप्टर था, कौन सा था, रोटेशनल वाला चैप्टर मेरा बहुत ज्यादा वीक रहता था। तो मैं क्या करता था उसमें ना देखता था कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किस में से आ रहे हैं। यूजुअली मैं देखता था जो क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो यूजुअली रोलिंग मोशन से आ रहे हैं, लाइक उस समय तो ये रोलिंग मोशन कट गया था, तो या फिर वो एंगुलर मोमेंटम से आ रहे हैं। एंगुलर मोमेंटम हो गया, रोलिंग मोशन में काइनेटिक एनर्जी हो गई, वो निकालना होगा, इसमें से यूजुअली ज्यादातर क्वेश्चन आते थे, या फिर वो आते थे हमारे टॉर्क के ऊपर। तो मैं क्या करता था इन टॉपिक को अच्छी तरह से कर लेता था, सो दैट अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आए तो मैं कर लूँ। और अनफॉर्चुनेटली इसी के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ था, तो मेरा वो आराम से हो गया था, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तो मैं तुम्हें ये कहूंगा कि ये आराम से कर लेना। अब कहोगे भैया हमें ना कोई पीवाईक्यू के लिए बहुत सारी बुक्स है, लाइक एमटीजी है, पीडब्ल्यू है, ओसवाल है, भलाना ढिकाना, बहुत सारे हैं, तो आप कौन से यूज करते थे। देखो मैं अगर अपना बताऊं तो मेरे पास इनमें से कोई बुक नहीं थी। अगर तुम्हें कोई फिजिकल में चाहिए तो तुम ले सकते हो, मेरे पास इनमें से कुछ भी नहीं था। मेरे पास एक ऐप था जो नीट के नाम का था, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई प्रमोशन नहीं है, टोटली फ्री है। इसको मैंने खुद पर्सनली यूज किया था।
पीवाईक्यूज में तुम्हें हर एक तरह का हर एक मिल जाएगी पीवाईक्यू, लाइक 2024 से लेके आराम से तुम्हें 2000 मतलब 36 साल के तो तुम्हें आराम से मिल जाते थे, लेकिन मैं 36 साल वाले मतलब मैं नहीं करता था, यूजुअली मैं प्रीफर नहीं करता था करना। तो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ में इसमें एक बेनिफिट ये है कि तुम्हें उसका डिटेल एनालिसिस मिलेगी, लाइक डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा, टॉपिक वाइज मिलेगा कि अगर तुम्हें ये वाला टॉपिक अच्छी तरह से आता है तो तुम इस टॉपिक के ही पीवाईक्यू कर सको, ठीक है। तो तुम वो चीज आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। जाओ, मैंने कुछ लाइक जितने भी बच्चे मेरे से टेलीग्राम पे बात होते हैं वो मेरे से सेम क्वेश्चन पूछते हैं, भैया कोई पीवाईक्यू के लिए बता दो, तो उनको मैं यही वाला ऐप बता देता हूँ। तो मैं सोचा अब जितनी ऑडियंस है उनको भी बता दिया जाए, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहो तो वो यूज कर सकते हो टू गेट योर पीवाईक्यू। और तुम चाहो तो तुम कोई भी बुक ले सकते हो, मैं कोई प्रमोशन नहीं करूंगा भाई तुम इसका ले लो या इसका ले लो, बट एवर जिसे भी तुम पे भरोसा है वो तुम ले सकते हो। मैंने टोटली ऑनलाइन किया था पीवाईक्यू अपने क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसके बाद अब तुम कहोगे भैया इसके अलावा हमें कुछ बता दो। देखो मेरे एक टेलीग्राम, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे रेगुलर बेसिस पे जो मेरे नीट प्रेप की मैंने टेस्ट ले रखी थी, उसमें जो क्वेश्चंस मैं यूजुअली करता था वो क्वेश्चन हमें प्रोवाइड कर दो। तो मैं यूजुअली अब तुम्हें मैंने प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया उसको इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। लाइक मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैंने रेगुलर बेसिस पे अभी आई थिंक 4 या 5 दिन हो चुके हैं, उसमें रेगुलर बेसिस पे क्या है 7 से 8 क्वेश्चन, किसी कभी-कभी 10 क्वेश्चन मैं रेगुलर बेसिस पे डाल रहा हूँ। तो जल्दी से जाओ भाई उस जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस दे रहा हूँ मैं, और यूजुअली वो वाले क्वेश्चन रहते हैं जिससे मैं गलत करता था। तो मैं सही कर दूँगा, डेफिनिटली तुम कर ही दोगे, लेकिन मैं ना ऐसे क्वेश्चन डाल रहा हूँ जिसपे मैं गलतियाँ करता था। तो जाओ भाई उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, तुम्हें बहुत अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे वहाँ पे, और तुम्हारी ना जो मेमोरी पावर है, लाइक एनसीईआरटी को इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, तुम्हारी वो पावर बढ़ेगी। लाइक तुम्हें ना ऐसी चीज़ें पता चलेगी कि भाई एनसीईआरटी में ये भी चीज़ें हैं, लेकिन तुम्हें कभी पता ही नहीं था कि भाई ये भी चीज़ें एनसीईआरटी में। जाओ, और ऐसे ही क्वेश्चंस मैं क्या कर रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रहा हूँ, ठीक है। तो जाओ ज्वाइन करो, सो दैट तुम्हें पता चलता है कि हाँ भाई आगे करना कैसे है। ठीक है, तो ये 2 चीज़ हो गई, पहला हो गया एनसीईआरटी, दूसरी हो गई रिवीजन। अब द थर्ड थिंग व्हिच इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर एनी एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो है टेस्ट, वो है टेस्टिंग, वो है किसी भी परीक्षा, मतलब अपने आप को टेस्ट करना, अपने आप को टेस्ट करना कि मेरी परफॉर्मेंस क्या है। देखो टेस्टिंग तुम्हें पता है कि मैंने एक वीडियो बना रखी है टू हाउ टू अटेम्प्ट दैट, उसमें मैंने एक प्रॉपर एक कोड दिया था तुम्हें, जो मेरे एक सर ने दी थी मुझे, कि भाई टेस्ट देना कितना ज़रूरी है, और साथ में टेस्ट तो देना लेकिन उसे एनालाइज़ करना कितना ज़रूरी है। मेरे जितने भी नंबर बढ़े वो सारे के सारे टेस्टिंग और उसको एनालिसिस करने से ही भरे ना, तो तुम्हें भी वही करना है। अभी क्या है देखो, अभी ना बच्चे जो है वो बहुत सारे तरह के हैं, लाइक अभी कुछ कुछ का सिलेबस पूरा हो गया होगा, कुछ का सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ होगा, कुछ है जो सिलेबस भी कर रहे हैं साथ में टेस्टिंग भी दे रहे हैं, कुछ है जो बस सिलेबस ही दे रहे हैं, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो बस टेस्ट ही दे रहे हैं, मतलब वो ना ही उनको ना ही सिलेबस की पढ़ी है ना ही मार्क्स से पढ़े हैं, बस कह रहे भाई हम टेस्ट दे रहे हैं और हमें मैटर नहीं कर रहा। सबसे बड़ी गलती बच्चों की यही होती है। देखो टेस्ट तुम्हें देना है, लेकिन एक प्रॉपर मैनर में देना होता है टेस्ट, सो दैट तुम्हें उस टेस्ट का ना प्रॉपर निचोड़ मिल सके, लाइक प्रॉपर बेनिफिट मिल सके, प्रोडक्टिव, तुम जो टेस्ट दे रहे हो उसका कुछ प्रोडक्ट मिल सके, ठीक है। तो देखो अभी तुम्हें कितने टेस्ट देने चाहिए, क्या-क्या फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए, थोड़ा मैं तुम्हें उससे बता देता हूँ। देखो अभी फ़ैब का महीना चल रहा है, तो फ़ैब के महीने में अभी बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके 500 से कम नंबर आ रहे होंगे, लाइक 500, 400, 300 भी होंगे, आई नो ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो इस समय तुम्हें कितने टेस्ट देने चाहिए? देखो मेरी हाईली रिकमेंडेशन ये रहेगी, अगर तुम्हारा सिलेबस पूरा है, तो तुम हफ्ते में 2 टेस्ट दे सकते हो। लाइक एक मेरा हमेशा ही रहता था कि अभी फ़ैब है, तो मैंने अपना ना जो मेरा रूटीन था, अभी फ़ैब में मैंने एक हफ्ते में बस 1 ही टेस्ट दिया था, पूरे हफ्ते, पूरे फ़ैब में मैं बस हफ्ते में 1 टेस्ट देता था। मार्च से मैंने स्टार्ट किया था कि मैं हफ्ते में 2 टेस्ट दूँगा, फिर बाद में मैंने 3 भी किए थे, ठीक है? 3 भी किए थे कुछ-कुछ में, लेकिन मैंने कोई ऐसा मेरा टेस्ट नहीं था जो मैं मतलब रेगुलर बेसिस पे दे रहा हूँ, मैं नहीं करता था। भाई मुझे टोटली वो ना फालतू लगता है, क्योंकि अगर मैं एक टेस्ट दे रहा हूँ तो मेरा पूरा दिन निकल जाता है तो एनालिसिस करने में और टेस्ट देने में, ठीक है? तो इसको छोड़ते हैं, हम पहले बात करते हैं कि भाई तुम्हें अभी कितना टेस्ट देना चाहिए। तो देखो अभी फ़ैब है, तो फ़ैब में मैं कहूँगा कि हाईली रिकमेंड करूँगा कि अभी तुम अगर तुम्हारे पास है, तो हफ्ते में 2 टेस्ट दे दो। वही ज़्यादातर बच्चे तो मतलब ज़्यादातर जो भी यूट्यूब पे वो सारे यही कह रहे हैं कि भाई अब तुम्हें रेगुलर टेस्ट दे देना चाहिए। मैं नहीं मानता इस चीज़ को यार। अगर तुम्हारे नंबर ही नहीं आ रहे हैं और तुम्हारे नंबर 400 आ रहे हैं, 300 आ रहे हैं, 500 आ रहे हैं, तो तुम यार रोज़ रेगुलर टेस्ट देके क्या ही हो जाएगा, ठीक है? अब टेस्ट तुम दे दोगे, लेकिन तुम इसे एनालिसिस नहीं करोगे, क्योंकि एनालिसिस के लिए भी अच्छा खासा टाइम लगता है। अगर मान लो किसी बच्चे के 300 आ रहे हैं, ठीक है? और वो 3 घंटे टेस्ट में दे रहा है, और वो मान लो अगले दिन फिर टेस्ट देगा, तो वो एनालिसिस कब करेगा भाई? अगर उसे 300 नंबर आ रहे हैं तो उसके अच्छे खासे नंबर गलत है, मतलब उसको अच्छा खासा टाइम देना है एनालिसिस करने में। तो वो मैं नहीं कहूँगा कि भाई तुम रेगुलर टेस्ट दो।
मेरा मानना यही है कि अगर हफ्ते में तुम 2 टेस्ट दे दो, इससे ज़्यादा टेस्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर इफ यू आर स्कोरिंग मोर देन 5 लेस देन 500 मार्क्स, ठीक है? तो और उसकी एनालिसिस कैसे करनी है वो तुम्हें मैंने बता रखा है कि अगर तुम 3 घंटे पेपर देने में लगा रहे हो, तो आराम से 3 घंटे तुम्हारे लगने चाहिए एनालिसिस में। अगर इफ यू आर स्कोरिंग लेस देन 500, अच्छे खासे तुम्हें टाइम देना है एनालिसिस करने में, प्रॉपर तुम्हें सब चीज़ करना है, ठीक है? साथ ही साथ अगर तुम्हारे नंबर आ रहे हैं 500 से ज़्यादा, लाइक इफ यू आर स्कोरिंग 500, 550, ठीक है? तो तुम ये कर सकते हो कि तुम हफ्ते में 3 टेस्ट दे सकते हो, या फिर तुम चाहो तुम भी 2 टेस्ट दे सकते हो। लाइक अगर तुम्हारा सिलेबस पूरा नहीं है तो 5 टेस्ट 2-2 करके दे दो, ठीक है? अगर इफ यू आर स्कोरिंग मोर 100, 600 और 650 से तुम्हारे ज़्यादा नंबर है, तो मैं तुम्हें डेफिनिटली कहूँगा कि तुम आराम से हफ्ते में अल्टरनेटिव डे में टेस्ट देना स्टार्ट करो। लाइक पहला संडे को दे दिया, फिर ट्यूसडे को दे दिया, फिर तुमने थर्सडे को दे दिया, ऐसे करके दे सकते हो। टोटली तुम पे डिपेंडेंट है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा कहूँगा कि हाँ भाई तुम ये ही करो। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा, जैसे तुम्हारे नंबर आ रहे हैं उसके हिसाब से करो। यही लास्ट के 2 महीने मैंने किए थे कि मैंने बस एनसीईआरटी पढ़ी थी, वो भी मैंने बता दिया किस तरीके से करना है, रिवीजन की थी वो भी मैंने तुम्हें बता दिया, टेस्ट दिए थे, टेस्ट मैंने कैसे दिए थे, फ्रीक्वेंसी क्या थी मेरे टेस्ट की वो भी मैंने तुम्हें बता दिया। लाइक फेब तक तो सिंगल था, फिर मार्च में जाके वो हफ्ते में 2 दिन हो गया, ठीक है? अब एक छोटी सी बात, टेस्ट तुम्हें जो है, एक टेस्ट हफ्ते में तुम अगर एक टेस्ट दे रहे हो तो वो टेस्ट तुम्हें ट्राई करना संडे को देना 2 से 5 के बीच में। और अगर तुम 2 टेस्ट दे रहे हो तो एक संडे को तो फिक्स रखना जो 2 से 5 होगा, लेकिन इसके अलावा एक टेस्ट देना तुम जो भी तुम्हारा मन करता है। लाइक वेडनेसडे को दे सकते हो, थर्सडे को दे सकते हो। मैं यूजुअली वेडनेसडे थर्सडे में से चुनता था, क्योंकि अगर मैं एक टेस्ट दे रहा हूँ तो मुझे अच्छा खासा 1 दिन चाहिए था उसे एनालिसिस करने में, अच्छा खासा प्रॉपर रिजल्ट निकालने के लिए उस टेस्ट। तो देखो दैट्स ऑल अबाउट कि भाई तुम्हें किस तरह से आगे बढ़ना है फॉर 2 मंथ्स के लिए, ठीक है? बस मेरी एक कोट याद रखना कि एन एवरेज स्टूडेंट विद अ प्रॉपर प्लानिंग कैन डिफीट अ टैलेंटेड पर्सन, ठीक है? तुम्हें बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि भाई गिव अप कर देते हैं, ये कर देते हैं, फलाना ठिकाना मेरे से नहीं हो सकता। देखो अभी हार नहीं माननी है, अभी भी अच्छा खासा टाइम है। अगर अभी भी तुम 500 नंबर स्कोर कर रहे हो, 400 स्कोर कर रहे हो, तुम प्रॉपर प्लानिंग के साथ चीजों को अभी भी रिटेन कर सकते हो, अभी भी तुम अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। बस ध्यान रखना प्रॉपर प्लानिंग के साथ तुम्हें चीजें करनी है, ठीक है? साथ ही साथ जो पीवाईक्यू मैंने बोला वो कर लेना, ऐप का यूज कर सकते हो, कोई बुक है तो वो कर लेना, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और साथ ही साथ जितने भी बच्चे हैं वो मुझे बता रहे हैं, लाइक रेगुलर बेसिस पे बहुत बच्चों का मेरे मैसेज आता है कि भैया हमने टेस्ट दिया, आपके तरीके हमने अपनाए, आपने ये बोला, आपने वो बोला, हमने सारी चीजें की। मेडिट कुछ बच्चे तो मुझे ऐसे कहते हैं भैया आप मतलब कि पहले हमें क्या होता था, प्रेशर हैंडल नहीं हो पाता था, क्वेश्चन नहीं हो पाते थे, आपने हमें मेडिटेशन वाला तरीका बताया। उनके मेडिटेशन के कारण वो प्रेशर भी हैंडल कर पा रहे हैं, साथ ही साथ उनकी अच्छी खासी इंक्रीमेंट भी है। लाइक मुझे अभी भी याद है एक बच्चा है जिसके ना जनवरी में आई थिंक 500 नंबर आ रहे थे, और फेब तक आते-आते वो आराम से 600 प्लस स्कोर कर रहा है। मतलब मुझे टोटली बिलीव नहीं हुआ था कि उसने ना लगातार 1 डेढ़ महीने की थी, उसने लगातार डेढ़ महीने की वो की थी मेडिटेशन की थी, और उसके अच्छे खासे इंक्रीमेंट हुई है। तो आई वाज़ वेरी हैप्पी कि भाई बच्चे जो मैं बोल रहा हूँ बच्चे कर रहे हैं, और दे आर रियली गेटिंग गुड स्कोर इन देयर मूविंग करो। मैं चाहता हूँ कि तुम जितने भी बच्चे हैं वो एक प्रॉपर 2 महीने का प्लानिंग करके मुझे बताएँ कि भाई उन्होंने क्या-क्या प्लान किया, उन्हें आगे करना क्या है, सो दैट मैं तुम्हें बता सकूँ कि तुम्हें इसमें और क्या एडॉप्ट करना चाहिए। करो मेहनत करते रहो, अभी 2 महीने हैं, क्योंकि अब हमें करके दिखाना है कि हमें नीट क्रैक करना है और कमबैक करना है इस साल, ठीक है? तब तक के लिए बाय।